नमस्कार। हमारा आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त हैं। तैयारी 10वीं की हो, 12वीं की हो, कॉलेज की हो या फिर यूपीएससी। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा, देश की सबसे मुश्किल पढ़ाई यूपीएससी जैसा माना जाता है। क्या होता है इस परीक्षा को देने से पहले, क्या तैयारियां होती हैं, कैसा मानसिक स्थिति होती है विद्यार्थी की। हम इन सब बारे में आज डिटेल से बातचीत करेंगे और हम जानेंगे उन्हीं से जो अभी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर कर यहाँ आए हैं और बहुत जल्द देश की सेवा के लिए वह नियुक्त होने वाले हैं। हम बात करेंगे दिग्विजय जी से। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, आपने यूपीएससी क्रॉस किया है। थैंक यू। मैं जो अभी तक सुनता आ रहा हूँ यूपीएससी किस तरह से तैयारियाँ, किस तरह से एग्ज़ाम, किस तरह से पूरा एक मेंटल स्टेटस, प्रिपरेशन, सब चीज़ें, मैं एक एक करके आपसे सब चीज़ें पूछूंगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल में मुझे बताया गया कि आप बीएसएफ में एसआई के पद पर पोस्टेड हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा पहले इस बारे से शुरू करना चाहूँगा, धीरे धीरे हम यूपीएससी तक आएंगे। जी, एक्चुअली 2016 में मैंने एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया था। तो उस साल एसएससी सीपीओ क्वालिफाई करने के बाद मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलॉट हुई थी। तो नवंबर 16 में फिर मैंने एज अ सब इंस्पेक्टर बीएसएफ ज्वाइन किया और तब से अभी तक मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे मेघालय में पोस्टेड हूँ और बीएसएफ में ही अपनी सेवाएं जो है दे रहा हूँ। बीएसएफ खुद में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस में आप जुड़े हुए हैं और उसके बाद एक और देश से जुड़ा हुआ आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, देश की सेवा के लिए ही आप उसमें आगे जाना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। ये कैसे एक साथ दोनों चीज़ों को आप लेके चल सक रहे थे? देखिए, अब बीएसएफ में अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन जब आपको आगे कुछ करना होता है, जैसे मुझे था कि अब मैं क्लास 2 में था, मतलब मैं एक एसओ था, सबऑर्डिनेट ऑफिसर था। तो मुझे ये था कि कहीं ना कहीं अगर मैं समय निकाल के तैयारी करूँगा तो आने वाले समय में मैं यूपीएससी की जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है वो भी मैं क्लियर कर लूँगा। तो जैसे ही बॉर्डर पे जब भी टाइम मिलता था, फ्री टाइम मुझे मिलता था, जो मेरा फ्री टाइम होता था, उसमें मैं किताबें पढ़ता रहता था, यूट्यूब पे जो करंट अफेयर के वीडियोस हैं वो देखता रहता था और फिर धीरे धीरे मैं बॉर्डर पे ही तैयारी करता रहा। और फिर 2019 में जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक 174 आया और फिर बीएसएफ फिर से, क्योंकि मैं बीएसएफ में ही था और फोर्स देखी हुई थी मेरी, सब कुछ जो भी वर्किंग कल्चर था उनका और जो भी एओआर या जो भी काम करने का तरीका था वो देखा हुआ था। तो मेरे हिसाब से मैंने जो सीखा था पिछले 4 साल में, तो मुझे लगा कि अगर मैं फिर से बीएसएफ में जाता हूँ तो अपने आप में वो एक एड ऑन होगा। तो इसलिए फिर से मैंने बीएसएफ ही लिया और बीएसएफ अलॉट हुई है और फिर से अभी नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक से मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। जी, ये जो लोग होते हैं, कईयों को जैसे हम देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी थी, जॉब छोड़ दी। जी। यूपीएससी की तैयारी करनी थी, घर ही नहीं जा रहे हैं। जी। यूपीएससी की तैयारी करनी है भाई, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं। हाँ। ये सब चीज़ें क्या सुनने में ही आती हैं या फिर ये भी होता है, जैसा आप एक उदाहरण है, आप मेरे सामने हैं। जी बिल्कुल। कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान जो है यूपीएससी बराबर पढ़ के क्लियर करके आज मेरे साथ खड़ा है। लेकिन ये जो 20 घंटे वाली मेहनत होती है, ये जो घर नहीं जाना होता है, ये जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ें हैं, ये कितनी सच है? देखिए, अब मेहनत तो लगती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना मतलब आसान तो होता नहीं है। जैसे यूपीएससी में 2 तरह के एग्ज़ाम हैं। जैसे अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, उस कंपेयर में देखें तो सीएपीएफ का सिलेबस थोड़ा छोटा है। अब सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सीएपीएफ के लिए उससे कंपेरेटिवली थोड़ा कम, लेकिन किताबें सेम है। ऐसा नहीं है कि अब 20 घंटे पढ़ने से तैयारी हो जाती है और 4 घंटे पढ़ने से तैयारी नहीं होती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका इफ़ेक्टिव लर्निंग कितना है। मतलब अगर हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस 20 घंटे का इनपुट या जो हमारे मन में या जो हमें याद हो रही है या हम उसका आउटपुट कितना दे पा रहे हैं। अब हम 20 घंटे पढ़ें लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ना घुसे, और हम 4 घंटे पढ़ें लेकिन फोकस्ड पढ़ें, क्या आता है सिर्फ वही पढ़ें, तो उस 4 घंटे से भी सफलता मिल जाती है। अब लोग, जैसे आपने बताया कि लोग घर नहीं जाते, मेरा पर्सनल ये अनुभव है या मेरा पर्सनल ये भी मानना है कि आपको वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं, हम 1 साल के लिए तैयारी करने गए या 2 साल के लिए तैयारी करने गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दें। अगर आप देश दुनिया के साथ रहेंगे, अपने मम्मी पापा को समय देंगे, त्योहारों में घर जाएंगे,
जैसे दिवाली हुई 2 दिन के लिए घर गए, 2 दिन बाद वापस आ गए, 2 दिन से आपकी तैयारी कहीं बहुत डिस्टर्ब नहीं होती, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप घर वालों से मिल के आएंगे, आपका जो मूड फ्रेश हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, तो आपके अंदर मतलब एनर्जी आ जाएगी कि हाँ मैं घर वालों से मिल के आया हूँ, घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आया हूँ, तो आपकी इफ़िशियंसी और बढ़ जाती है, फिर आपका पढ़ने में और मन लगता है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में बैठे रहेंगे तो एक समय के बाद उदासीनता आने लगती है, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अब फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना सबसे अच्छा रहता है। दिग्विजय जी, उदासीनता की आपने जिक्र किया था, जी। एक वर्ड यूज़ किया था उदासीनता एक ये भी होती है क्या कि मैं एक हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ या मैं एक छोटे गांव से हूँ, या फिर वहाँ पे ये चीज़ कैसे स्ट्रगल में आएगी, ये भी एक भाव है मेरे ख्याल से, उदासीनता ही कह सकता हूँ मैं उसको, जहाँ तक मेरी समझ है। हाँ, ये होता है क्या वहाँ पर, ये दिमाग में कितना असर करता है ये चीज़? नहीं देखिए, आपका माध्यम मतलब मीडियम ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इससे कोई मैटर नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है जो हिंदी को लेके इतना वो हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है तो आपको इंग्लिश भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे जब आप कहीं भी वर्क कल्चर में जाते हैं, जैसे क्लास 1 ऑफिसर है, जैसे मैं एज अ असिस्टेंट कमांडेंट में काम करूँगा, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि मुझे इंग्लिश के लेटर या इंग्लिश की चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मुझे हिंदी जितनी आती है उतनी ही इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो भी इंग्लिश मुझे आनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन बच्चों को जाती है जिनको सिर्फ हिंदी आती है, क्योंकि फिर वो इंग्लिश का जो जैसे CAPF के एग्ज़ाम में सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है, तो उसमें फिर उनको दिक्कत जाती है। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ हिंदी वाले हैं तो उनका सेकंड पेपर फिर प्रॉब्लम करेगा। अगर उनको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है तो दोनों वो बैलेंस करके कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि अगर आप सरकारी किसी नौकरी में हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, तो आप सिर्फ हिंदी को पकड़ कर नहीं बैठ सकते। तो इससे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस या मतलब जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। तो आपका कमांड इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपका प्रिपरेशन इंग्लिश में ही हो, ऐसा रहता है। इसमें एक मतलब बहुत जैसे कहा जाता है कि बहुत दिमाग वाला एग्ज़ाम है, बहुत पढ़ने वाला एग्ज़ाम है। मेंटल स्टेटस पे ही हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। मेंटल स्टेटस पे ही मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, सेकंड ऑप्शन क्या दिमाग में कभी था कि UPSC का एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होता है, जी इससे आप इसके पहले भी शायद आपने अटेम्प्ट दिए? जी हाँ, 3 अटेम्प्ट दिए थे। 3 अटेम्प्ट आपने पहले दे चुके थे। तो इस पूरे टाइम पीरियड में क्या सेकंड थॉट भी जनरेट हो रहा था या बन रहा था या टूट रहा था, जो भी उसका एक क्रम था वो चल रहा था? देखिए, सेकंड थॉट तो हमेशा रहता है। हमेशा कोई ये बोले कि नहीं मेरा एक ही गोल है, सेकंड थॉट हमेशा रहता है, सबके मन में रहता है कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो क्या। अब मेरे केस में ये चीज़ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर था BSF में। हाँ, BSF से पहले जब मैं SSC की तैयारी कर रहा था उस समय ये था कि यार कुछ तो करना है। तो उस समय मैं बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देता था, रेलवे का भी, और स्टेट सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन चूँकि SSC निकल गया, अब जब SSC निकलने के बाद जब मैं सब इंस्पेक्टर था और फिर मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया, तो ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब थी। तो मन में ये रहता था कि चलो अगर असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं हुआ तो सब इंस्पेक्टर तो है ही, सब इंस्पेक्टर में भी ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए उस तरह का सेकंड थॉट मेरे मन में नहीं था। जैसे वो बोलते हैं कि प्लान B होना चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान B था। तो मेरे लिए ये बड़ा आसान हो गया कि मुझे ये नहीं सोचना है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूँगा, एक काम था। और वैसे भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि इस चीज़ की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूँगा। हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेता है। मतलब अपने आसपास नज़र मारे। जैसे मेरे पापा UPSC उन्होंने नहीं क्लियर किया, लेकिन वो अपने ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन नहीं क्लियर कर पाए या नहीं दिया, लेकिन वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए कि UPSC नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा। हर आदमी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है, अगर आपके मन में मतलब श्रद्धा करने का भाव है तो अच्छा कर लेता है। दिग्विजय जी, एक मेरे मन में सवाल ये आ रहा है, आर्मी में आप जैसे BSF में आप हैं, इसमें तैयारी के बीच में जो एक समय रहता है, आपके सीनियर्स होंगे आपके साथ। मैं खुद ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके सीनियर्स का क्या आपके लिए सपोर्ट था, क्योंकि उस बीच में आप जहाँ पे हैं वहाँ पे मोटिवेशन की कमी तो नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन और जो मिल पाता था, शायद ये भी आपके लिए, आप आज करके बैठे, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उसके पीछे। हाँ नहीं, सीनियर्स का तो सपोर्ट हमेशा रहा है, मुझे स्पेशली रहा है। जैसे 4 साल में मेघालय में था
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया। जैसे मेरे जो सीईओ सर थे, तो उनको जब पता चला कि मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ इसकी, तो सीईओ सर ने बोला कि दिग्विजय कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिपरेशन करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? छुट्टी की। वर्क प्रेशर बहुत रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि आपको छुट्टी नहीं मिल पाती, आप कोई ऐसा रिलीवर नहीं होता, आप एग्ज़ाम देने नहीं आ पाते। तो सीईओ सर का इस मामले में बड़ा रोल रहा। उन्होंने बोला कि दिग्विजय आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और सिर्फ एग्ज़ाम देने की भी 5 दिन की छुट्टी मुझे मिली है, जो कि मतलब बड़ा रेयर होता है कि 5 दिन 6 दिन की छुट्टी कोई देता नहीं। लेकिन इस मामले में मेरे जो सीनियर्स थे उनका बहुत सपोर्ट रहा। जब भी बॉर्डर आते थे वो पूछते थे दिग्विजय प्रिपरेशन चल रही है, पढ़ रहे हो? मैंने कहा ये सर पढ़ रहा हूँ मैं। हालांकि समय कम मिलता है, आपका जो वर्कलोड रहता है उससे समय कम मिलता है, लेकिन जब आपके सीनियर्स आपको मोटिवेट करते रहें, बार बार पूछते रहें कि तैयारी चल रही है, सिर्फ वो यही पूछें कि तैयारी चल रही है क्या, तो आपको लगता है यार सर ने पूछा है, मतलब सर को कंसर्न है और हम भी पता यार तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप फिर अपने आप को ज़्यादा वो करते हो, एफर्ट्स देते हो। हाँ, तो वो भी बड़ा रोल रहा सीनियर्स का, और सीनियर्स ने तो बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमेशा। दिव्या जी, आपने शायद 2 एग्ज़ाम भी दिए हैं, इसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट का दिया है, एक और एग्ज़ाम आपने शायद बताया था, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा है अभी। जी जी। आपने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं। इसमें देखिए, एक अभी तक हमारी जो बातचीत चल रही थी वो थोड़ी मेंटल मेहनत की थी, मतलब हाँ, दिमागी मेहनत वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम। फिजिकली कितना आपको इसमें, मतलब एक फिजिकल कंडीशन पे कितना ज़्यादा आपको खुद को तैयार रखना पड़ता है और फिजिकली कितना फिट रहना पड़ता है? नहीं, वो देखिए अभी जैसे SSC CPO दिया था 2016 में, तो उसमें 1600 मीटर की रेस थी, 6.5 मिनट में उसको करना पड़ता था। तो 2015 का भी एग्ज़ाम मैंने दिया, लेकिन उसमें मैं फिज़िकल में फ़ेल हो गया। तो फिर फिज़िकल में फ़ेल होने के बाद बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार मतलब आप रिटर्न निकाल लो और एक फ़िज़िकल में आप रह जाओ। तो फिर मैंने ये ठान लिया कि तैयारी तो मेरी है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं ग्राउंड भी करूँगा। सुबह 1 घंटे जाना ही जाना है, रोज़ मैं जाता था ग्राउंड, यहीं जबलपुर में ही राइट टाउन स्टेडियम में हमारे एक हरविंदर सर थे, वो हमारे साथ जाते थे और हम लोग सुबह अपनी प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस जो भी लोग SSC CPO की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं ये बताऊंगा कि उनका भी फिजिकल होना ही है। जब आपका सिलेक्शन, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका सिलेक्शन होना है, तो आप फिजिकल की भी तैयारी रखो। और फिजिकल की तैयारी करने में बहुत बड़ा साइंस नहीं है, उसका एक ही नियम है कि आप रोज़ सुबह ग्राउंड जाओ और कम से कम 5 किलोमीटर की आपकी रन होनी चाहिए रोज़ की। मतलब आप शुरू में भले कितना भी धीरे दौड़ो, आपकी फिजिकल फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करो। SSC CPO में ये ज़रूरी है। असिस्टेंट कमांडेंट में जो मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया, इसमें फ़िज़िकल फिटनेस उतनी नहीं है, उससे थोड़ी कम है। इसमें सिर्फ 800 मीटर की रन होती है, लेकिन 800 मीटर की रन में भी लोग फेल हो जाते हैं। तो उसमें आपके बॉडी वेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी तो मेरा वेट गेन हो गया है काफ़ी, उस समय मैं काफ़ी फिजिकली फिट था। तो जब आप ग्राउंड 1 घंटे 1.5 घंटे रोज़ आप करिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग बोलते हैं ग्राउंड जाऊँगा तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 1-1.5 घंटे ग्राउंड करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में भी आपका मन लगेगा। दिग्विजय जी, एक तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने का। आप चाहे स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे कॉलेज के दे रहे हों, चाहे कॉम्पिटिटिव दे रहे हों, आपके पास एक नोट्स होते हैं, आप कोचिंग कर रहे होते हैं, आप किसी से सजेशन ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तरीके अपने अपने सबके होते हैं। आपका इसमें क्या तरीका था? क्या आप किस तरह से आप नोट्स बनाते थे? क्या आपने कोचिंग करी है? क्या पूरा तैयारी की आपकी? नहीं, अभी UPSC का जो CAPF का एग्ज़ाम दिया मैंने, उसके लिए तो कोचिंग कर ही नहीं पाया, बॉर्डर पे पोस्टेड था। तो ये मतलब सेल्फ स्टडी ही रही मेरी। अच्छा, उसमें भी ऐसा रहता है कि आजकल कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रह नहीं गई बच्चों की। जब से YouTube और मतलब सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तो आपको आज के डेट में YouTube पे लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मेरे पास क्या था कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स। अब मेरे साथ क्या रहता है बॉर्डर पे कि आपकी एक स्टैटिक लोकेशन नहीं रहती, आप चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे, तो आप अपने साथ बहुत सारी किताबें नहीं ढो सकते। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया था कि जो NCERTs होती हैं, 6 to 12 की NCERT थी, वो तो मैंने पढ़ी थी उसको पूरा, लेकिन नोट्स मैंने सिर्फ 11-12 के बनाए थे, बाकी के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, ताकि मतलब मेरा नोट्स कम रहे। अब कुछ सब्जेक्ट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी, इनकी जो बुक्स आती हैं जैसे स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत आती है, इसकी मैंने अलग से नोट्स बनाए, क्योंकि पूरी लक्ष्मीकांत लेके घूमना बहुत बल्कि हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्या किया था कि एक पतली सी नोट्स बना के और सिर्फ वो नोट्स लेके मैं घूमता था यहाँ। कोशिश करता था कि ज़्यादा चीज़ें PDF में रहें, PDF फॉर्मेट में रहें, ताकि वो मोबाइल में या लैपटॉप में रहेगा तो जब जहाँ चाहूँगा मैं उसको पढ़ सकता हूँ। नोट्स बनाने का, जैसे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा कि नोट्स आप कोशिश करें जितना कंसाइज हो, जितना छोटा हो,
क्योंकि एग्ज़ाम के ठीक पहले अगर आपको रिवाइज़ करना है तो अगर आपका नोट्स बहुत बल्कि है तो आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आप नोट्स लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, लास्ट टाइम में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके नोट्स का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब शॉर्ट क्रिस्पी मतलब बनाइए, और उसको मैं बोलूँगा कि 10% रूल को फॉलो कीजिए। मतलब हर चीज़ को उसके 10% पर लेके आइए। 10% पर मतलब कि मान लीजिए कि 100 वर्ड्स लिखे हैं या 1000 वर्ड्स का कोई पैसेज है, तो आप उस 1000 वर्ड्स को 100 वर्ड में लिखिए। 10 पन्ने की कोई किताब में चीज़ है तो उसको आप 1 पन्ने में लिखिए। तो क्या होगा कि वो रिवाइज़ करने में ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। शॉर्ट करिए चीज़ों को, चार्ट बना के रखिए, ड्राइंग बना के रखिए। ड्राइंग इन द सेंस, जैसे हम एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 1857 की लड़ाई हुई, तो हमने एक पन्ना लिया, उसके बीच में 1857 की क्रांति लिखी, उस पर ऐसे गोल घेरा बना दिया। उस पर हमने लिख दिया कि कौन कौन से स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट किए, कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ से थे, अलग अलग डायरेक्शन वाइज लिख दिया, किस राजा के अगेंस्ट कौन कौन था। एक ही पेज में हमने पूरा लिख दिया। मतलब हमने उसमें थ्योरी नहीं लिखी, हमने नाम लिख दिया। तो जब अगली बार हम उस पन्ने को उठा के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से लड़ा था, किसके अगेंस्ट कौन लड़ा था, क्या कारण थे। क्वेश्चन यही से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं डेट्स के, कि कौन से डेट में क्या हुआ था, तो वो भी आप एक पन्ने पर लिख के रखिए। सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आप सवाल जब करते हैं, कोई क्वेश्चन लगाते हैं और आपको याद नहीं आ रहा है कि यार ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप उसको पन्ने पर लिख के रखिए। रोज़ एक बार उसको पलट के देखिए, क्योंकि आप किताब अगर बार बार पढ़ते रहेंगे तो यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि आप अगर 10 किताबें पढ़ रहे हैं तो जब तक आप चौथी या 5वीं किताब पे जाएंगे, पहली किताब का पढ़ा हुआ आप भूल जाएंगे। तो आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आप तुरंत रिवाइज करें। जैसे आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि यार वो तो पढ़ा था मैंने, प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं वो पढ़ा तो याद नहीं आ रहा है, तो आप फटाक से आपने नोट्स उठाई, फटाफट पलट के देख लिया 5 मिनट में। तो ये चीज़ें बड़ा काम आती हैं। और हमेशा तैयारी शुरू करते समय ही ये समझ लेना चाहिए कि हमें नोट्स बनाना है। हमें किसी दूसरे के नोट्स पे भरोसे नहीं चलना, हमारा खुद का बना हुआ नोट्स होना चाहिए, और वो काम भी करता है। इसमें दिग्विजय जी, कुछ देर पहले आपने जैसे मुझे बताया कि 3 अटेम्प्ट, ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका जिसमें आपने इसको क्रैक किया। पिछले 2 अटेम्प्ट जो थे ये क्या एक्सपीरियंस छोड़ दिए थे कि आज तीसरी बार जो था इसके लिए तैयार भी हो गया, प्लस जो है इसको आपने क्रॉस भी कर लिया। ये 2 जो अटेम्प्ट थे इनकी पूरी प्रिपरेशन, इनसे क्या सीखा और क्या आप सिखा सकते हैं आगे जो कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूरी है क्योंकि जानना। नहीं, ये बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है और ये बड़ा काम करता है। जैसे ये दोनों तरह से काम करता है। मतलब आप किसी एग्ज़ाम को दिया, फेल हो गए, तो कई बार ये आपको हतोत्साहित कर देता है और आप अगली बार खड़े नहीं हो पाते। एक दूसरा तरीका होता है कि हम हारे तो हम ये देखते हैं कि हम क्यों हारे, क्या कमी रह गई। तो जब पहली बार जब मैंने दिया था तो पहली बार वाले में तो अटेम्प्ट ही मेरे बहुत कम थे, मतलब मुझसे क्वेश्चन बने ही नहीं थे। फिर मैंने देखा कि यार क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, मतलब मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं बना। मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बने क्योंकि एसएससी मैंने क्वालिफाई किया था पहले, लेकिन जीएस नहीं बना। तो मुझे ये था कि यार मैथ्स रीजनिंग तो मेरी तैयार है, मुझे अब क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से जीएस पढ़ना शुरू किया और 1 साल में काफ़ी जीएस और आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर करके मैंने देखे। तो जीएस की प्रिपरेशन हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझसे सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरी तैयारी ही नहीं थी, सेकेंड अटेम्प्ट में मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि 125 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, मैंने उसमें से 93 कर दिए। मतलब मुझे वो क्वेश्चन भी जो नहीं आते थे उसको भी मैंने अटेम्प्ट किया। तो नेगेटिव हो गया काफ़ी। अब नेगेटिव होने की वजह से उसमें मेरा नहीं हुआ, माइनस मार्किंग हो गई, क्योंकि 1/3 माइनस रहता है उसमें, कि मतलब हर 3 क्वेश्चन गलत पे आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इस बार ये गलती मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी होते हुए भी अगर आप अपनी खुद की गलती से सेलेक्ट ना हो पाओ तो मतलब ये होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वही क्वेश्चन करूँगा जो मुझे आते हैं। और उसमें भी मैंने अपना एक सब्जेक्ट डिसाइड किया कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। जैसे मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी सही होते थे, तो मैंने कहा कि मैं इन्हीं क्वेश्चन को करूँगा। और मैथ्स और रीजनिंग तो पहले से ही था, तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट किए, करंट अफेयर क्वेश्चन किए, टोटल किया 84 क्वेश्चन मैंने किए थे। फिर जो सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर थे, जैसे साइंस में बायोलॉजी मुझे बहुत उतनी नहीं आती थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा 84 क्वेश्चन जो मुझे बन रहे हैं, क्योंकि आप यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो अलग एग्ज़ाम, 50% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब 125 क्वेश्चन है, अगर आपने 70-72 क्वेश्चन सही किए हैं और आपने निगेटिव नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिग्विजय जी, आप कह रहे थे कि आप अगर 50% भी अटेम्प्ट करते हैं, मतलब 50% आ रहा है नंबर, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, यूपीएससी में ऐसा है। ये है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप
आपका कितना था, क्या स्कोर था, क्या आपका रैंक आया है? हाँ देखिए, अभी 2019 का इंडिविजुअल स्कोर तो उन्होंने नहीं बताया, बट यूपीएससी ने टोटल स्कोर दिया है। अब जैसे मेरी 174 रैंक है ऑल इंडिया, तो 600 में मेरे 321 नंबर है। जी हाँ। तो अब 600 में 321 मतलब आप मान लीजिए कि हार्डली वही 55% जी है। हाँ। तो मतलब कहने का यही है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, यूपीएससी का कोई भी, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीएपीएफ, अगर आपने 50% स्कोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। जी हाँ। ये चीज़ हमको समझना पड़ता है कि हमारे टारगेट एरियाज़ क्या हैं और हम 50% कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें काम करती हैं यूपीएससी में। ये 50% का एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ मैं। ये 50% की कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? क्योंकि देखिए स्कोर करना अलग होता है और क्रैक करना अलग होता है। इन दोनों में फ़र्क है। आप स्कोर तो कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पा रहे। कई बार ये होता है, कई नहीं, कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उन्होंने जैसे स्कोर किया, मान लीजिए नियर बाई है, या मैं कह रहा हूँ 50% आपने कहा जी, कि 49 वाले भी होते हैं कई, हाँ, स्कोर कर रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं, हाँ, लेकिन थोड़े से रह जा रहे हैं। ये रुक जाते हैं। हाँ, ये कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकता है, या इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर आना और यहाँ से रुक जाना, मतलब ये वहाँ से निकल गया, पूछ रहे रह गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा मुझे डिस्क्राइब। हाँ देखिए, ऐसा रहता है, मतलब और मैंने देखा है ऐसा, कई लोग, मतलब कई सारे स्टूडेंट रहते हैं 1 नंबर से रुक रहे हैं, 2 नंबर से रुक रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाना कोई वो नहीं है, लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि 200 नंबर का एग्ज़ाम है और 100 नंबर कट ऑफ गया, तो 101, 102, 103 वाला मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि वो क्या करते हैं, 100 वैकेंसीज़ हैं तो वो 500 लोगों को लेते हैं रिटर्न में, फिर फिजिकल मेडिकल करते करते फाइनली 100 लोग होते हैं। इवन इंटरव्यू में 3 गुना लोग को लिया जाता है, मीन्स 3000 लोगों को लिया जाता है, फिर उसमें से 1000 सेलेक्ट होते हैं। या हमारे केस में जैसे 350 वैकेंसी थी तो कुल 1000 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें 350 मेरिट में आए थे। तो ये सच्चाई है कि अगर आप कट ऑफ 100 नंबर है तो आपको कम से कम 110, 115, 120 तक जाना पड़ेगा। 101, 102 में नहीं होता। जो बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं वो ये मान के चले कि उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत है। पॉलिशिंग की ज़रूरत मतलब जो माइनर मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक्स मतलब बनते हुए सवाल गलत कर देना। सीएपीएफ में जो सेकेंड पेपर होता है, रिटन पेपर होता है ना, रिटन पेपर जो है वो लोग कई बार अटेम्प्ट नहीं करते पूरा। जैसे कुछ लोगों की राइटिंग स्पीड स्लो होती है, क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसमें फिर सेकंड पेपर में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उनको लगता है यार फर्स्ट पेपर तो मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरा होना चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं होता। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, बैलेंस करना है, और बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अगर 100 नंबर कट ऑफ है तो मेरे कम से कम 120 आने चाहिए, वरना आप फिर मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएंगे ना। और अगर मान लीजिए कि आप जस्ट बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो आप फिर इंटरव्यू में अच्छा कीजिए, फिर आप सेकंड पेपर में जो रिटन पेपर होता है उसमें अच्छा कीजिए, तो आप फाइनल में बना सकते हैं। दिव्या जी, हमारी एग्ज़ाम को लेकर बातचीत हो गई है, हमारे फिजिकल को लेकर बातचीत हो गई है, हमारी तैयारियों को लेकर बातचीत हो गई है, आपकी जॉब के बारे में हमने बातचीत करी है। मैं जो बहुत लोगों के अंदर एक सवाल रहता है, और मैं मान रहा हूँ कि मैंने इसको रोक के इसलिए रखा था क्योंकि ये मेरे को आपसे आखिरी में पूछना था। सबसे मेन जो कहा जाता है, चाहे कोई पीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे कोई यूपीएससी दे रहा हो, या कोई प्राइवेट कंपनी में भी जा रहा हो, अगर तो एक इंटरव्यू होता है, बिल्कुल, जो आप लोगों का भी होता है। हाँ, हमारा भी इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का जो पूरा तैयारी रहती है, इंटरव्यू का जो पूरा परफॉर्मा रहता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक चैलेंजिंग होता है। और इंटरव्यू क्रैक करना, आप सब कुछ करके आ गए हैं, आप इंटरव्यू से बाहर हो गए, हाँ, ये भी एक टीस रहती है। हाँ, वो तो देखिए इंटरव्यू से बाहर तैयारी मेरे को जाननी है, ये कैसे होती है, क्योंकि हमने भी इंटरव्यू दिए हैं। हम लोगों के इंटरव्यू में तो मतलब हम इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। हमको जानना है कि इस जगह पे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी जैसे लेवल पे आके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन होते होंगे, किस तरह का जवाब रहता होगा। कई लोग कहते हैं कि हर सवाल के जवाब गलत थे लेकिन सिलेक्शन हो गया। क्या है ये, मतलब किस तरीके से इंटरव्यू में? हाँ, एक बात आपने बड़ी सही कही कि इंटरव्यू में फेल होने के बाद एक टीस रह जाती है, क्योंकि आप एकदम फाइनल पोजीशन पे पहुंच के और वापस आ गए, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए इंटरव्यू में मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे इसमें मैंने सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया, इससे पहले मैंने आर्मी की 6-7 एसएसबीज दी। तो इंटरव्यू का एक सिंपल सा बेसिक फंडा है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा और आपको कोई चीज़ नहीं आती है, तो आप उनको पोलाइटली बोलिए कि सर मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है,
तब जाके मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो मेरी नॉलेज तो है। तो वहाँ वो नॉलेज नहीं चेक कर रहे होते, वो आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे होते हैं कि आप इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप कितने ट्रूथफुल हैं। तो अगर जैसे मुझसे पूछा गया कि भाई किसी देश की राजधानी क्या है, मुझे नहीं पता, और मैं बोलूँ कि सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो ये भी एक सही जवाब है। सही जवाब कैसे? मैंने सच बोला ना कि मुझे नहीं पता, तो वो भी अपने आप में एक सही जवाब है। मीन्स सेइंग सॉरी इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। तो अब कभी भी इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि यार मुझसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। अगर आपने बोला कि सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, इवन मेरे इंटरव्यू में भी मुझसे 5-6 सवाल नहीं बने, और कुछ तो बीएसएफ से रिलेटेड नहीं बने जो कि मुझे पता होने चाहिए थे, लेकिन मैंने उनको पोलाइटली बोला कि नहीं सर मुझे ये इसका जवाब नहीं पता। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीजिए। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, लोग मैनिपुलेशन होता है कि आपके मन में कुछ और है, आप इंटरव्यूअर को कुछ और बोल रहे हैं। इस चीज़ को लेके हमेशा आप ध्यान रखिए। जैसे परिवार को लेके सवाल मुझसे पूछा गया था कि आप परिवार से दूर रहते हैं, अगर आपको कोई परिवार के साथ वाली नौकरी मिले कि आप परिवार को साथ में रख सकते हैं, तो क्या आप ऐसी नौकरी करेंगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा। कई लोग बोलते हैं नहीं मैं देश के लिए वहाँ चला जाऊँगा, मैं अपने परिवार को छोड़ दूँगा, तो ये एक बैड इमेज जाती है। कैसे बैड इमेज जाती है? अगर आप अपने परिवार के नहीं हैं तो आप देश के कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल जाऊँगा, परिवार अगर मैं साथ में रख के देश सेवा कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा, मैं परिवार के साथ रहूँगा। तो उन्होंने बोला कि फिर आपको बॉर्डर की जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर ज़रूरी नहीं कि मैं बॉर्डर पे खड़ा रहूँ तभी मैं देश सेवा कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि आप फ़ौज में हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल जो फ़ौज में है नहीं है, रास्ते पर पड़ा हुआ कचरा भी अगर कोई उठा रहा है तो वो देश की सेवा ही कर रहा है। देश की सेवा करने के लिए आपको यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देश के लिए एक अच्छे नागरिक हैं तो आप देश सेवा कर रहे हैं। तो मैंने भी उनको यही कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं परिवार के साथ रहूँगा तो मैं देश सेवा नहीं कर सकता या देश के साथ मैं गद्दारी करूँगा। परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे देश महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब आप बीएसएफ को धोखा दे दोगे। मैंने कहा धोखा वाली बात नहीं है, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए परिवार भी महत्वपूर्ण है, मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता। तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके थॉट हैं, आप उस पर अगर वो सच हैं या सही हैं तो आप उस पर टिके रहिए, और आपकी मानसिकता भी बड़ा मायने रखती है। जैसे आप कभी भी, ये मतलब एक नियम है कि कभी भी आप इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू क्या रियल लाइफ में भी, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी के अंदर कमी आए तो आप उन कमियों को बताइए, लेकिन उनके दोष मत गिनाइए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि बॉर्डर में आप रहते हैं, आपके सामने क्या समस्याएं हैं? तो जो पैनल था मैंने उनको बोला कि समस्याएं नहीं हैं, वो चुनौतियां हैं मेरे लिए। तो मतलब वो बड़ा इंप्रेस हो गए, बोले यार ये मतलब एक अलग ही वर्ड है कि समस्या नहीं है वो चुनौतियाँ। और बात भी सही है कि बॉर्डर में अगर हम हैं, नो नेटवर्क जोन है, कोई हमको पब्लिक दिखाई नहीं देती, हम पॉपुलेशन से बहुत दूर रहते हैं, तो ये समस्या नहीं है, ये चुनौतियाँ हैं हमारे लिए, हम उनसे लड़ते हैं, उनके साथ हम जीना सीखते हैं, तो ये अपने आप में कोई समस्या नहीं होती। तो इस तरह का माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप जब इस तरह के माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में बैठते हैं, जब आप अपने थॉट प्रोसेस में बिल्कुल क्लियर हैं कि मेरे मन में क्या है और जो मेरे मन में है वो गलत नहीं है, तो आप कहीं नहीं फंस सकते, आपको इंटरव्यूअर नहीं फंसा सकते। जो चीज़ आपको नहीं बनती आप क्लियर उनके सामने बोलिए, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए, मुझे नहीं पता। हर आदमी सब कुछ नहीं जान सकता, और ये सच्चाई, ये उनको भी पता है, वो बस आपको चेक करना चाहते हैं कि आप कितने सच्चे हैं। क्या लग रहा है दिग्विजय जी, अब कुछ शुरू हो रहा है या फिर अब जो हमने जहाँ तक आना था वहाँ गए हैं? नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, जीवन तो अभी शुरू हुआ है, अब आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो लगे हुए हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ। अब टारगेट शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक टारगेट पढ़ाई को लेके था और वर्क में जहाँ मैं सर्विस कर रहा हूँ वहाँ आगे बढ़ने को लेके था। अब जीवन में चीज़ें होंगी, मतलब जीवन को लेके अभी मुझे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में करता था, सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं किताबें पढ़ता था। अब मैं बाकी चीज़ें पढ़ूंगा, अब मैं नॉवेल्स पढ़ूंगा, अब मैं हर वो चीज़ पढ़ूंगा जो मुझे पसंद है। जैसे ज्योग्राफी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मैं उससे रिलेटेड नई खोज क्या हो रही है, उससे रिलेटेड जो मैगज़ीन है उनको मैं पढ़ना शुरू करूँगा। लेकिन जो मैं पढ़ाई की जो आदत है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, और बहुत अच्छी आदत लग गई इसी बहाने। जी, तो अब किताबें पढ़ने का मेरा टारगेट है कि मैं अब जितनी ज़्यादा किताबें हो सकता है वो पढ़ूंगा। और कंप्यूटर की भी कुछ चीज़ें मुझे सीखनी है, मतलब आता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं आता, तो वो भी मैं कुछ चीज़ें सीखूंगा। घर वालों का थोड़ा एक्सप्रेशन जानना चाहता हूँ मैं, जब ये सब चीज़ें हो रही थी वो और जब हो चुकी थी तो आपने बताया होगा क्या था वो और किस तरह से उनका? हाँ, नहीं, पापा को तो था मेरे कि तुम्हारा हो जाएगा, मुझे पता है, जिस हिसाब से मैं लगा रहता था, घर पे छुट्टी में भी आता था तो पढ़ता रहता था, तो पापा बोले कि यार तुम्हारा हो तो जाएगा लेकिन कितना समय लगेगा ये देखना है। तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैंने बोला पापा नहीं हो पाएगा, छोड़ दे रहे हैं। तो पापा का एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। पापा ने बोला कि यार
भगवान राम को 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद सिंहासन प्राप्त हुआ था। हमारा तो 2 ही साल हुआ अभी। तो मैं हंसने भी लगा, मैंने कहा बात तो सही है इनकी। तो फिर मैंने कहा चलो थर्ड में देते हैं एक बार, तो दिया और हो गया। तो पापा मेरे इस बात से मतलब रहते थे कि तुम तैयारी कर रहे हो, तुम आगे बढ़ने की तुम्हारे अंदर भावना है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है, तुम लगे रहो, हो जाएगा तुम्हारा। और हो गया। पापा इतने खुश थे कि मुझसे पहले उन्होंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया कि मेरा लड़का असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। तो खुशी रहती है माँ बाप की, वो तो बिल्कुल। दिग्विजय जी, बहुत मतलब एक अच्छा लग रहा है मुझे इन सब बातचीत के दौरान। में कुछ चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल पूछी जो मेरे दिमाग में बहुत सालों से चली आ रही थी। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था कि मैं उसको क्लियर कर सकूं कि यार ये होता क्या है इंटरव्यू में, जैसा ही मैं आपसे पूछा था। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, यूथ देख रहा है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें मुझे यकीन है कि उनके लिए आई होंगी आपकी तरफ से, आपने कही होंगी। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज आपका बर्थडे भी है, तो आपको बर्थडे की भी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य था कि इस तरह का मतलब अनुभव मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि लोगों को काम आएगा। जी हाँ। और मैं सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि पैरामिलिट्री ज्वाइन करें, और बहुत स्कोप है इसमें, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनके लिए तो बहुत। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले समय में पैरामिलिट्री में। तो आप बढ़ चढ़ कर इसके लिए तैयारी करें, इसके लिए आप एग्ज़ाम दें, और बहुत अच्छी लाइफ है, नो डाउट। और बस इसी उम्मीद में, और सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा जितने भी दर्शक तैयारी कर रहे हैं, कि मतलब देश सेवा के लिए आएँ। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जिस कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। तो जिसका नहीं होगा वो ये ना सोचे कि हम देश सेवा नहीं कर सकते। आप बिना यूनिफॉर्म के सिविल लाइफ में भी देश की सेवा कर सकते हैं। आप देश के लिए ट्रूथफुल रहिए, देश के लिए लॉयल रहिए, आप देश सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहनेंगे तभी। जी हाँ, सही बात है। जी हाँ, ठीक है दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।